This is the next station of early pregnancy module. It covers the topic missed miscarriage. Now, this is the task. You are SR in early pregnancy ward and here is the patient Yasmin, 30 years old, come with light vaginal bleed and diagnosed with missed miscarriage. At 9 weeks of gestation, she is very sad. She is thematic. She has just had an ultrasound scan of her pelvis and report is provided to you. You have 10 minutes to explain to Yasmin the result of her pelvic ultrasound scan, take a relevant history, and discuss the management. And here is the ultrasound report. Name Yasmin, age 30 years, MR number is given. Scan showed singleton pregnancy with irregular sac in the endometrial cavity that contains fetal pole of approximately 7 weeks gestation having CRL 9 mm. No fetal heartbeat seen. It is confirmed by one sonographer. जब आप स्टेशन अटेंड करने लगे तो आप उसको गौर से पढ़ें कि ये इंफॉर्मेशंस क्या गिवन है. व्हाट इज़ द नेम, व्हाट इज़ द एज, व्हाट इज़ द सिम्टम, व्हाई पेशेंट केम एंड पेशेंट इज सैड, एक्नॉलेज इट. व्हाई शी इज सैड. क्या उसको अपनी रिपोर्ट्स के बारे में पता है इसलिए सैड है, या वो इसलिए सैड है कि ब्लीडिंग हो रही है, कहीं हमल ज़ाया ना हो जाए एंड शी डोंट नो अबाउट द रिपोर्ट्स. सो वी हैव टू एड्रेस दैट व्हाई शी इज सैड. शी इज अस्थमेटिक. कब से अस्थमा है, कंट्रोल है कि नहीं है, क्या मेडिसिन ले रही है, लास्ट टाइम डॉक्टर को कब चेक करवाया था. अब एस्थमा क्यों दिया गया यहाँ पर, कोई तो वजह होगी कि हमें एस्थमा का वर्ड ऐड किया गया है. तो हमने एग्जामिनर को बताना है. वी नो दैट व्हेन वी हैव टू मैनेज अ पेशेंट विद मिसकैरेज तो एस्थमा के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सो अगर एग्जामिनर कहे प्रोसीड या फिर सामने रोल प्लेयर बैठा हुआ है और एग्जामिनर कहे कि जी स्टार्ट, तो स्टार्ट हमने पहली बात की थी कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर इंट्रोडक्शन टू द पेशेंट. बिफोर गोइंग टू द टिपिकल टेम्पलेट आई वॉन्ट टेल यू हमने ये डोमेन्स इस्तेमाल करनी है. हम जो भी बोलेंगे वो पेशेंट सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है. हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए हमने कम्युनिकेशन विद कोलीग भी करनी है, यानी सब मैनेजमेंट खुद हमने नहीं करनी, हमने बाकियों को भी इन्वॉल्व करना है, अपने कोलीग्स को. हमने पेशेंट के साथ अप्रोप्रिएट वे में बात करनी है, उसके कंसर्न्स को एड्रेस करना है, एक्नॉलेज करना है कि वो सैड है और उसको सपोर्ट करनी है, हेल्प करनी है, उसके लिए सेफेस्ट और बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करनी है और अपने अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज को बाखूबी अप्लाई करते हुए हमने ये स्टेशन करना है. सो वी हैव टू अप्लाई द स्टेशन. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज अल्ट्रासाउंड की तो कोई भी वैल्यू दे सकते हैं वो. तो अगर अल्ट्रासाउंड में दिया हुआ है तो पहले आपने जेस्टेशनल सैक देखना है. जेस्टेशनल सैक रेगुलर है या इरेगुलर है. सेकेंड, उसका आपने साइज देखना है. अगर इसका साइज 25 mm से ज़्यादा हो लेकिन अभी भी इसमें फीटल पोल नहीं है, फीटस नहीं है, इसका मतलब है ये मिसकैरेज है. लेकिन हम कहते हैं पेशेंट सेफ्टी के बारे में कि पेशेंट सेफ्टी क्या है यहाँ पर, कि आप खुद से ये डायग्नोसिस ना कर लें, या तो आप सेकेंड ओपिनियन लें, दोबारा से चेक करवाएं, या फिर आप 1 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड रिपीट करवा लें. अगर आपको एग्जाम में जेस्टेशनल सैक दिया है और साथ में फीटल पोल भी दिया हुआ है, फिर आप क्राउन रम्प लेंथ देखें. क्राउन रम्प लेंथ 7 mm से ज़्यादा होती है तो उसमें कार्डिक एक्टिविटी नज़र आ जानी चाहिए. लेकिन अगर वो नज़र नहीं आती तो हम कहते हैं इट इज़ अ मिसकैरेज. बट बिफोर लेबलिंग दैट और बिफोर ऑफरिंग द ट्रीटमेंट, बेहतर है कि आप सेकेंड ओपिनियन लें या फिर आप TVS को 1 हफ्ते के बाद रिपीट करवा लें. ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट द पेशेंट सेफ्टी. हमने पहले कहा था पेशेंट सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट. So once again, if it is early pregnancy and TVS report is given, you have to see gestational sac. If gestational sac is less than 25 mm and there is no fetal pool, you have to repeat TVS after 7 days. But if it is equal or more than 25 mm and there is no fetal pool, it is miscarriage. But for the patient safety, we will either seek second opinion or we will repeat the TVS after 7 days before any procedure. And if gestational sac is given and also crown rump length is also mentioned, see the crown rump length, it is more important or valuable. अगर crown rump length 7 mm से कम है
और उसमें कार्डियक एक्टिविटी नहीं है तो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल. You have to repeat TVS after 7 days to see the cardiac activity. लेकिन अगर क्राउन रम्प लेंथ 7 mm से ज़्यादा है बट स्टिल देयर इज नो कार्डिक एक्टिविटी, दिस इज मिसकैरेज. बट पेशेंट सेफ्टी ये है कि बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट आइदर टेक द सेकेंड ओपिनियन और रिपीट द TVS. नाउ हाउ टू प्रोसीड. ये स्टेशन एज अ रोल प्लेयर भी आ सकता है और एज अ स्ट्रक्चर डिस्कशन. अगर ये एज अ रोल प्लेयर आएगा तो हो सकता है एग्जामिनर ही रोल प्लेयर हो आपका, तो आपने ये क्वेश्चन एग्जामिनर से पूछने हैं एज अ रोल प्लेयर, क्योंकि वो रोल प्लेयर है आपका. और हो सकता है एग्जामिनर आपसे कहे कि मुझसे ये क्वेश्चंस आप इंग्लिश में पूछें, तो आपको इंग्लिश में पूछने होंगे. अगर यही स्टेशन एज अ रोल प्लेयर आए और सामने पेशेंट है तो आपने यही क्वेश्चन उर्दू में पूछने हैं. सो हर एंगल से आपको स्टेशन आना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है और मैं शोबा गायनी से गुज़िश्ता 4 साल से मुंसलिक हूँ. देन यू हैव टू कन्फर्म द पेशेंट्स डिटेल. मुझे बताया गया है कि आपका नाम यास्मीन और उम्र 30 साल है और आप रिपोर्ट डिस्कस करने आई हैं. क्या ये मालूमात दुरुस्त हैं? यास्मीन, आप कितना पढ़ी लिखी हैं? देन एड्रेस द कंसर्न्स एंड चेक द बैकग्राउंड नॉलेज. अगर आप ये पूछेंगे, ओपन क्वेश्चन करेंगे कि आप अपने मसले के बारे में वजाहत कर सकती हैं, तो वो आपको आधी इन्फॉर्मेशन यही दे देगी. और अगर वो उसमें नहीं बताती कि उसको रिपोर्ट्स के बारे में पता है, तो आपने पूछना है कि क्या आप अपनी रिपोर्ट्स के बारे में जानती हैं. नाउ यू हैव टू सेट एजेंडा. देखिए यास्मीन, हम पहली दफ़ा मिले हैं. क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपसे कुछ सवालात करूं ताकि आपके मसले के बारे में बेहतर तरीके से जान सकूं. फिर हम ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी डिस्कस करेंगे और आपके लिए मैं ऐसी हिकमत अमली पेश कर सकूंगी जिससे आप मुत्तफिक भी होंगे और वो आपके लिए महफूज भी होगी. देन यू हैव टू डू इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जिसमें आप पहले हिस्ट्री लेंगे, फिर एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन का कहेंगे. हिस्ट्री किस तरह लेंगे? ये जो मैंने ब्लैक से शो किया हुआ है, ये पेट क्वेश्चन है अर्ली प्रेगनेंसी मॉड्यूल की टेम्पलेट के. आपको लास्ट टाइम पीरियड्स कब हुए थे? पीरियड्स रेगुलर थे, डेट सही याद है. प्रेगनेंसी खुद ब खुद हुई है, आप ये हमल चाह रही थी? अगर चाह रही थी, खुद ब खुद हुई है ये इलाज से? कैसे कंफर्म की प्रेगनेंसी? कब? मतली ये उल्टी तो नहीं है. देन एड्रेस हर कंसर्न. जो मेन था उसको लाइट ब्लीडिंग है. ये ब्लीडिंग कब से है? क्या रंग है? कितनी अमाउंट में है? उसमें क्लॉट्स तो नहीं है? चक्कर तो नहीं आ रहे? जिस्म के किसी और हिस्से से ब्लीडिंग तो नहीं है? हमल से पहले ब्लीडिंग तो नहीं थी? अगर आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट गिवन नहीं है, यू डोंट नो कि ये मिसकैरेज है, देन यू विल आस्क कि इज देयर एनी पैसेज ऑफ वेजिकल्स, अदरवाइज नो. देन अब ब्लीडिंग उसको लाइट है तो फिर आपने पेन पूछना है. डू यू हैव एनी पेन इन द टमी और डाउन बिलो? क्या आपको पेट और निचले हिस्से में पेन है? इफ शी सेज यस, देन यू हैव टू आस्क डिस्क्राइब द पेन. कब से है? ड्यूरेशन, नेचर, सिवियरिटी, एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर. अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? उसे अस्थमा है. कब डायग्नोज हुआ? कंट्रोल है? क्या दवाइयाँ ले रही हैं? लास्ट टाइम डॉक्टर कब चेक करवाया? देखिए, अब मैंने जो पॉइंट्स बोले हैं, मैंने फुल सेंटेंसेस नहीं बोले, तो ये टाइम बचाते हैं. अच्छा, मुझे बताया गया है कि आपको दमा है. कब डायग्नोज हुआ? कंट्रोल है? क्या मेडिसिन ले रही हैं? लास्ट टाइम डॉक्टर कब चेक करवाया? आपने क्विकली पूछना है. देन पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. आपके पहले कितने बच्चे हैं? कोई हमल ज़ाया तो नहीं हुआ पहले? अगर उसके पहले 2 बच्चे ज़ाया हुए हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और ये इसकी थर्ड प्रेगनेंसी है या ऑनवर्ड, देन आप प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को साइटोजेनेटिक एनालिसिस के लिए भेजेंगे. तब आप मैनेजमेंट के पोर्शन में ये कहेंगे. इसीलिए हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. देन टेक द गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री. वक्फे का क्या तरीका इस्तेमाल कर रही हैं? क्योंकि अगर ये अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है और वो कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर रही थी तो कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर है. तो देन मैनेजमेंट में आप कॉन्ट्रासेप्शन को एड्रेस करेंगे. Then ask about the history of fever or any vaginal discharge. Why it is important here? Because if patient has fever and vaginal discharge, तो सीधा आपने उसकी मैनेजमेंट में बेस्ट मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट को कहना है. यानी इन पेशेंट आप सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे. और यहाँ पर सर्वाइकल स्क्रीनिंग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है सर्वाइकल कॉज हो. तो वक्फे का आप क्या तरीका इस्तेमाल करती थी? आपको बुखार या गंदा पानी तो नहीं पड़ रहा? आपने शीशे का टेस्ट करवाया था? अगर करवाया था तो कब करवाया था? क्या रिपोर्ट थी उसकी?
देन सर्जिकल हिस्ट्री, कभी कोई ऑपरेशन करवाया हो. देन फैमिली हिस्ट्री, खानदान में कभी किसी के हमल ज़ाया हों, बच्चे एबनॉर्मल हों या कोई बीमारी. सिंपल, टीबी, दमा, बीपी, पूरी पूरी लाइंस ना बोलें. फोकस हिस्ट्री, देन यू हैव टू टेक एलर्जी हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, किसी चीज़ से एलर्जी हो, कोई दवाई इस्तेमाल करती हों. देन पर्सनल हिस्ट्री, क्या आपको अपने वेट टू हाइट रेशियो का पता है या वजन और कद के तनासब का पता है. अगर वो एजुकेटेड है तो बीएमआई पूछ लें. अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो आप पूछ लें क्या आपको अपने वजन के बारे में पता है. देन पार्डन मी आस्किंग, माजरत के साथ, क्या आप स्मोकिंग तो नहीं करती या कोई नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल तो नहीं करती. आपका ब्लड ग्रुप क्या है, घर में सब कैसे हैं आपके साथ. देन यू हैव टू आस्क, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अलावा कोई और टेस्ट करवाए हैं, कोई इलाज करवाया है या कोई मेडिसिन ली है. यास्मीन, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं. इसमें आपने ये नहीं कहना कि थैंक यू फॉर गिविंग मी इन्फॉर्मेशन, पेशेंट सैड है, ठीक है, तो आपने पॉजिटिव जेस्चर नहीं देना. फिर एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन को इन अ सिंगल लाइन आपने कैसे कवर करना है. यास्मीन, मैं नर्स या अटेंडेंट की मौजूदगी में आपको एग्जामिन करना चाहूँगी और आपकी इन्वेस्टिगेशंस देखूंगी आपने कौन कौन सी करवाई हैं, और जो नहीं करवाई कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाऊंगी ताकि आपकी बीमारी के बारे में बेहतर तरीके से जान सकूं. अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि आप क्या एग्जामिन करेंगी या क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगी, देन डिकोड इट दैट आई विल चेक the BMI, pulse, blood pressure, oxygen saturation. I will auscultate the chest and will palpate the tummy. I will look the pad for bleeding and discharge and will run some investigations like CBC to check especially the HB, blood group and RH status and the routine investigations. Now you have to break the bad news. अगर पेशेंट रिपोर्ट के बारे में जानती है तो तब आपने फिर भी यही कहना है कि मैंने आपका नाम, उम्र और एमआर नंबर रिपोर्ट पर चेक कर ली है, जिसके मुताबिक ये रिपोर्ट आप ही की है. मैं देख सकती हूँ कि आप अकेली हैं और मैंने आपसे बहुत सी इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है कि आप किसी को बुलाना चाहती हैं, तो ये आपने यही लाइंस बोलनी है. लेकिन अगर वो रिपोर्ट्स के बारे में जानती है तो आपने कहना है, मुझे बड़ा अफसोस है आपकी प्रेगनेंसी लॉस का कि आप इस परेशानी से गुजर रही हैं. मैं भी आपकी जगह होती तो मेरी भी यही फीलिंग्स होती. और फिर आपने उसको रिपोर्ट का कहना है कि हाँ, जैसा कि आप जानती हैं इस रिपोर्ट में ये है. लेकिन हमारी पेशेंट ये रिपोर्ट्स नहीं जानती, तो हमने उसे कहना है, यास्मीन, मेरे पास जो खबर है वो आपके लिए परेशान कुन हो सकती है. फिर सेकंड वार्निंग, काश मेरे पास आपको देने के लिए अच्छी खबर होती, लेकिन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मुताबिक आपके बच्चे की दिल की धड़कन नहीं है और ये एक रेडियोलॉजिस्ट ने अल्ट्रासाउंड किया है, यानी कॉम्पिटेंट सोर्स है, और इस स्कैन के मुताबिक आपका हमल ज़ाया हो गया है. कई किस्म के मिसकैरेज होते हैं, लेकिन मिस्ड मिसकैरेज में बच्चा पेट में फोत हो जाता है या बढ़ता ही नहीं है, लेकिन वो बच्चेदानी के अंदर ही रहता है. अब पेशेंट कहेगी कि मुझे क्यों नहीं पता चला, ना मुझे पेन है, ना कोई क्लॉट्स निकले, ना ही कोई सिम्टम्स आए. तो आपने कहना है कि कई मिसकैरेजेस में पहली अलामात पेन और ब्लीडिंग होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. और प्रेग्नेंट और हमल ज़ाया होने के कई हफ्तों तक प्रेगनेंसी हार्मोन यानी बीटा HCG ब्लड में रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग होती रहती है और उनको फील होता है कि वो प्रेग्नेंट है और उनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव रहता है. मैं देख सकती हूँ कि आप परेशान हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपकी सपोर्ट के लिए ही हैं. देन शी विल से, डॉक्टर अब मैं क्या करूँ. आप परेशान ना हो यास्मीन, आपके इस मसले का हल 3 तरीकों से किया जा सकता है. नंबर 1 इज़ द एक्सपेक्टेंट, जिसमें कुदरती तौर पर हम हमल को बच्चेदानी से निकलने का इंतज़ार करेंगे. दूसरा मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें आपको अदवियात दी जाएंगी. तीसरा है सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम सफाई करते हैं, यानी छोटा सा ऑपरेशन करते हैं. लेकिन यास्मीन, आप मैनेजमेंट का कोई भी तरीका अपनाएंगी उससे पहले ज़रूरी है कि या तो मैं आपकी कंसल्टेंट से मुलाकात करवाऊँ ताकि वो आपको बेहतर मशवरा दे सके, या फिर 1 हफ्ते के बाद हम दोबारा से नीचे से अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाएं और उसके बाद हम इलाज शुरू करें. और यास्मीन, जो भी आप चाहेंगी वही हम करेंगे. लेकिन यास्मीन, आप जो भी तरीक़ाकार चाहेंगी उन सब में हमारी सपोर्ट आपके साथ होगी. हम आपको अद्वियात देंगे ताकि आपको मतली ना आए और कुछ पेन किलर्स. यास्मीन, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम पेन किलर में एनसिड देते हैं, ये ख़ास किस्म का एक पेन किलर है, लेकिन आपको दमा है तो हम आपको ये वाला पेन किलर नहीं देंगे, आपको दूसरी किस्म का पेन किलर देंगे जैसा कि पैरासिटामोल और कोडीन.
आपका हम ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, अगर वो नेगेटिव हुआ तो आपको एक ख़ास टीका लगाया जाएगा। हम देखेंगे यास्मीन कि आप में खून जमने का रिस्क तो नहीं है, अगर हुआ तो हो सकता है कि आपको खून पतला करने की अद्वियात या टीके दिए जाएं। आपको एंटीबायोटिक भी दी जा सकती है, स्पेशली अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट करें। आपका हम एचपी भी चेक करेंगे और हो सकता है यास्मीन आपको ब्लड लगवाने की ज़रूरत भी पड़ जाए। यास्मीन, आप सब तरीक़ाकार के बारे में जानना चाहेंगी या किसी एक के बारे में? तो इसमें हो सकता है क्योंकि टाइम कम होता है तो पेशेंट खुद ही कह दे रही है, आप मुझे एक्सपेक्टेंट के बारे में बताएं या मुझे मेडिकल के बारे में बताएं या सर्जिकल के बारे में बताएं, तो तब आपने उस तरह बताना है, वरना खुद आपने इस तरह बोलना है। तो एक्सपेक्टेंट में क्या बोलना है कि देखिए यास्मीन, इसमें हम कुदरती तौर पर इंतज़ार करते हैं कि हमल खुद ब खुद ज़ाया हो जाए और ये सबसे बेस्ट और आपके लिए महफूज है। और देखो यास्मीन, इसके क्या फ़ायदे हैं, या वो पूछते इसके क्या फ़ायदे हैं। तो एक तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ेगा, हॉस्पिटल के इलाज से आप बच जाएंगी, आपको पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी, कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी, कोई बेहोशी की अद्वियात की पेचीदगियाँ नहीं होंगी आप में। डिसएडवांटेजेस क्या है? हमल ज़ाया होने में दिन से हफ्ते लग सकते हैं, पब्लिक प्लेस में भी ब्लीडिंग हो सकती है जिससे आप ज़्यादा बेचैन हो सकती हैं। इसलिए यास्मीन, जब आपने बाहर जाना है तो आपने पैड पहन के रखना है। यास्मीन, इन्फेक्शन भी हो सकता है। जब जिस्म से प्रेगनेंसी के टुकड़े निकलते हैं तो उसको देखकर आप डर भी सकती हैं। यास्मीन, आपको हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, हालांकि इसके इम्कानात कम है, लेकिन इस सूरत हाल में आपने फ़ौरन से इमरजेंसी में आना है। आपको ब्लड भी लगाया जा सकता है और आपकी सफाई भी की जा सकती है। क्या आप मुझे सुन रही हैं? यास्मीन, इस बात का ख्याल रहे कि एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में 7 से 14 दिन में आपको दर्दें आएंगी, ब्लीडिंग होगी और हमल ज़ाया हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो 3 हफ्ते के बाद आपने पेशाब में प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाना है। ज़्यादातर वो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपने मेरी तरफ वापस आना है। और यास्मीन, अगर इन 7 से 14 दिन में आपको ब्लीडिंग ही ना हो, दर्द ही ना हो, या 7 से 14 दिन तक आपको मुसलसल ब्लीडिंग और दर्द हो, तो हम दोबारा से आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट किया जा सकता है और घर के लिए भी इलाज दिया जा सकता है। मुख्तलिफ डॉक्टर मुख्तलिफ अद्विया देते हैं। कुछ डॉक्टर 2 गोलियां देते हैं। एक गोली आपने पहले खानी होती है जो बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग या दीवार में दरारें पैदा करती है। फिर 48 घंटे के बाद दूसरी गोली दी जाती है जो दर्दें पैदा करती है और बच्चा ज़ाया कर देती है। ये तरीकाकार भी अच्छा है, लेकिन यास्मीन, क्योंकि आपको दमा है, आपको इनमें से जो पहली गोली है जिसे मेफिप्रिस्टोन कहते हैं वो हम नहीं दे सकते। इसीलिए आपको हम दूसरी गाइडलाइन के मुताबिक, जिसको हम फॉलो करते हैं, तो जहन में आपको क्या होना चाहिए, नाइस 2012 के मुताबिक आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरी गोली देंगे जिसका नाम मीज़ोप्रोस्टोल है। हम आपको 4 गोलियां नीचे रखने के लिए देंगे। आप चाहें तो 3 गोलियां खा भी सकती हैं, लेकिन बेहतर है कि हम नीचे रखें। और हो सकता है यास्मीन, हमें दोबारा से डोज रिपीट करनी पड़ जाए। इसमें क्या होता है कि ये दर्दें पैदा करता है और बच्चा बाहर आ जाता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। लेकिन इस मेडिसिन से आपको बुखार हो सकता है, दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है और मोशन लग सकते हैं। यास्मीन, मेडिकल मैनेजमेंट के बाद 3 हफ्ते के बाद आपने पेशाब का टेस्ट करवाना है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हमारे पास आना है, वरना ज़्यादातर वो नेगेटिव ही होता है, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, हमने पहले ही मेंशन कर दिया था कि किसी भी तरीकाकार में आपको ब्लड लग सकता है, सफाई हो सकती है, तो इसीलिए बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यास्मीन, गोली खाने के 24 घंटे तक अगर आपको ब्लीडिंग होती नहीं है तो आपने दोबारा से हमसे रुजू करना है। यास्मीन, इसका सक्सेस रेट 80 से 90% है। देखो, ये महफूज और इफेक्टिव तरीका है। तुम सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन से बच जाओगी, बेहोशी की अद्वियाती की पेचीदगियाँ भी तुम में नहीं होंगी। हाँ, लेकिन कुछ रिस्क हैं, जहाँ पे फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, हालांकि इसका रिस्क कम है। ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, इसका भी रिस्क कम है। इसके अलावा हो सकता है कि सफाई करने की ज़रूरत पड़ जाए। तीसरा है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, या तो क्लिनिक में या ओपीडी में कुछ घंटों के लिए हम आपको रख के आपकी सफाई करते हैं, या फिर दाखिल करके ऑपरेशन थिएटर में मरीज की सफाई की जा सकती है।
आपने डीएनसी के बारे में सुना ही होगा। डीएनसी हम पूरा बेहोश करके भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ टांगों को सुन करके या निचले हिस्से को सुन करके भी की जा सकती है। यास्मीन, इसके फायदे क्या होते हैं कि देखो 5 से 10 मिनट में सफाई हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, दर्द भी नहीं होगा और हमल क्योंकि जल्दी ज़ाया हो जाएगा, तुम रोजमर्रा के काम भी आसानी से कर लोगी। लेकिन हाँ, रिस्क भी है, जैसे कि इन्फेक्शन होने का चांस, बच्चेदानी को नुकसान हो सकता है, उसके मुंह को नुकसान हो सकता है, बाकी अज़ा को नुकसान हो सकता है कि हमल के कुछ टुकड़े बच्चेदानी में रह जाएं और दोबारा से सफाई करने की ज़रूरत पड़ जाए। इसके अलावा बच्चेदानी के इनर दीवार पे जख्म पड़ने की वजह से वहाँ पे स्कारिंग हो सकती है। लेकिन यास्मीन, इन तमाम चीज़ों के अमकानात बहुत कम है। इसके अलावा यास्मीन, ये भी हो सकता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अगर ब्लीडिंग कंट्रोल ना हुई तो बच्चेदानी भी निकाली जा सकती है। और यास्मीन, अगर ये प्रोसीजर हम आपको बेहोश करके करते हैं तो उस बेहोशी की दवाई की वजह से आपको एलर्जी भी हो सकती है और लाखों में किसी एक पेशेंट में ये डेथ भी कॉज कर सकती है। इन तमाम चीज़ों के अमकानात बहुत कम है, लेकिन ये मरीज को बताना ज़रूरी होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद आप पेशाब का टेस्ट 3 हफ्ते के बाद करवाएंगी। क्या आप मुझे सुन रही हैं? सो यास्मीन, या तो 1 हफ्ते बाद आप अल्ट्रासाउंड करवा लें दोबारा से, या मैं आपकी कंसल्टेंट से मुलाकात करवा देती हूँ फॉर बेटर ओपिनियन। अगर पेशेंट के मैं घर जा सकती हूँ, हाँ यास्मीन, आप घर जा सकती हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो, हैवी ब्लीडिंग हो और आपको चक्कर आ रहे हो, तबीयत आपकी ख़राब हो, तो आपने फ़ौरन आना है। अगर पेशेंट यहाँ पर एस्थमेटिक है और पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो या पेशेंट को कोई सिम्टम हो या पेशेंट का लास्ट विजिट बहुत पहले हुआ हो, तो आपने कहना है कि मैं आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट या फिजिशियन से अटैच कर देती हूँ या रेफर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाने का कह रहे हैं, यानी रेडियोलॉजिस्ट के पास भेज रहे हैं, कंसल्टेंट के पास भेज रहे हैं सेकंड ओपिनियन के लिए। पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल नहीं है या लास्ट विजिट नहीं हुआ या कोई इशू है तो आप उसे फिजिशियन के पास भेज रहे हैं। दिस इज द कम्युनिकेशन विद योर कोलीग। यास्मीन, मैं आपको किताबचा दे रही हूँ, जो कुछ हमने आज डिस्कस किया है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। कुछ और कहना चाहती हैं?